नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ज्ञानवापी के बाद भोपाल में भी विवाद शुरू हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच ने दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग की गई है। कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है संस्कृति बचाओ मंच। इस बीच एक बड़ी खबर है। भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। ज्ञानवापी के बाद भोपाल में भी ये विवाद है। संस्कृति बचाओ मंच ने यह दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग की गई है और कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी भी पूरी कर लिया है संस्कृति बचाओ मंच। इस बीच एक बड़ी खबर मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बड़ी खबर है। इस बीच संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। यह संस्कृति बचाओ मंच का दावा है। हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरातत्व विभाग से इस जामा मस्जिद की भी जांच कराई जाए और सर्वे कराकर यहां पर भी अगर मंदिर है तो मंदिर को हिंदू समाज को सौंपा जाए। ऐसी संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है। तो पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग यहां पर की गई है। कोर्ट में याचिका दायर करेगा संस्कृति बचाओ मंच। बड़ी खबर है। इस बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अभी इस विवाद में कितना दम है, इसके पीछे वजह क्या है, नवीन सिंह से जानते हैं कि ऐसे ही कह दिया उन्होंने, ऐसे ही दावा कर दिया संस्कृति मंच ने कि उनके पास कोई ठोस प्रमाण है। किस आधार पर वो कह रहे हैं, नवीन आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल भोपाल में 1832 ईस्वी में जब कुदासिया बेगम का यहाँ पर राज था, उस वक्त ये मस्जिद बननी शुरू हुई, जामा मस्जिद सन 1832 में, और लगभग 25 साल इस मस्जिद को बनने में लगे और 1857 में ये मस्जिद बना है। जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, ठीक उसी तरीके से राजधानी भोपाल के चौक बाजार क्षेत्र में इसको बनाया गया है। और संस्कृति बचाओ मंच और भगवा ब्रिगेड का दावा है कि कुदासिया बेगम के बाद सुल्तान जहां बेगम, मेरे पास उन्होंने मुझे संस्कृति बचाओ मंच ने कुछ मुझे कागज भी भेजे हैं, उसमें इस बात का जिक्र है कि सुल्तान जहां बेगम जो उनकी वंशज हैं कुदासिया बेगम की, उन्होंने अपनी जीविका, उन्होंने जो अपना एक किताब लिखी है, अपना जीवन को लेकर एक जीवनी लिखी है, उस जीवनी में इस बात का जिक्र है कि एक मंदिर जो कि खंडहर था, उस खंडहर के ऊपर ये जामा मस्जिद बनाया गया। हयाते कुदूसी उसका जो मैं पढ़ के बता सकता हूँ आपको। सुल्तान जहां बेगम ने हयाते कुदूसी में इस बात का जिक्र किया है कि जामा मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर हुआ जहां हिंदुओं का एक पुराना मंदिर था जो सभा मंडल के नाम से जाना जाता था। तो ये हवाला संस्कृति बचाओ मंच दे रहा है इस दावे के पीछे। तो शुरुआत बवाल की हो चुकी है मध्य प्रदेश में भी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी में हमने देखा कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, और अब उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। राहुल, भोपाल के जामा मस्जिद पर सबसे पहले सवाल खड़े किए गए हैं और भोपाल में ही मध्य प्रदेश की भगवा ब्रिगेड जो संस्कृति बचाओ मंच है, वहां से ये कहानी शुरू हुई है। सबसे पहले आपत्ति संस्कृति बचाओ मंच ने कुछ देर पहले ही उठाई और कल 12:30 बजे PIL दायर करने संस्कृति बचाओ मंच की पूरी टीम जा रही है वकीलों की मदद से। वकीलों के साथ फिलहाल लीगल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा इस वक्त संस्कृति बचाओ मंच के पदाधिकारियों की चल रही है कि अपने दावे को और किस तरीके से मजबूती के साथ कोर्ट में रखा जा सके। तो कल 12:30 बजे एविडेंस या फैक्ट की बात करें तो जो आप बता रहे हैं, एक किताब का हवाला यहां पर संस्कृति बचाओ मंच दे रही है और उसी आधार पर कह रही है कि जामा मस्जिद के नीचे शिवलिंग है। बिल्कुल, इस किताब के साथ साथ कई सारे वास्तुकला से संबंधित उनके पास तथ्य हैं। फिलहाल वो हमसे इतनी ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि सीधे हम कोर्ट में सारे एविडेंस देंगे, लेकिन हम कोर्ट से ये सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पूरे मामले पर सर्वे हो। पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इस पूरे मस्जिद का सर्वे करे और हर एंगल से करे।
उसके वास्तुकला, उसकी स्थापत्य कला किस तरीके से बनाया गया है और उसके भीतर क्या था, किस तरीके से था, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट के निर्देश के बाद उसका सर्वे हो रहा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सर्वे कराया जाए और सर्वे में सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। फिलहाल संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, उनसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई, उनके पास काफ़ी सारे तथ्य हैं। उनका दावा है कि हम सारी चीज़ें कोर्ट में देंगे। फिलहाल जो मीडिया के साथ जो चीज़ शेयर कर सकते हैं वो खुदासिया बेगम का एक पॉइंट है, कोट है जो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि 1852 में जब एक जगह थी जो खंडहर हो चुकी थी, वो मंदिर था, और उस खंडहर हो चुके मंदिर पर या उसके आसपास जामा मस्जिद को बनाया गया और ठीक उसी तरीके से बनाया गया जो दिल्ली में जामा मस्जिद है। तो राहुल, ये एक विवाद की शुरुआत भर है और फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार इस पर फैसला करेगी और साथ ही साथ कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भगवा ब्रिगेड के लोग ज्ञापन देंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि वो अगर कोर्ट फैसला देता है तो ठीक है, और कोर्ट फैसला नहीं देता है तो उसके पहले कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार इसका पुरातत्व विभाग से सर्वे करा ले। नवीन, आपको बने रहना है। एक बार फिर से संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, उनकी बात सुन लेते हैं। भोपाल के चौक में स्थित जामा मस्जिद भी भोपाल की राज्य की 8वीं शासिका कुदैसिया बेगम ने 1832 में इसका निर्माण प्रारंभ कराया और ये जामा मस्जिद 1857 में बनकर पूर्ण हुई। सुल्तान जहां बेगम ने हयाते कुस्सी में यह अपना उल्लेख किया है कि इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर था, एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया। हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरातत्व विभाग से इस जामा मस्जिद की भी जांच कराई जाए। बिल्कुल, नवीन भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कई बातों को उन्होंने वही दोहराया है कि इसमें प्राचीन शिव मंदिर था, उन्होंने अपने जीवनी में बाकायदा लिखा है, कोट किया है। उसी कोट के आधार पर अब वो इसे चैलेंज कर रहे हैं, जैसे ज्ञानवापी में हो रहा है, अब वैसे मध्य प्रदेश में भी नवीन हो रहा है। उसमें ज़रा और क्या क्या लिखा है, चूंकि आपके पास वो कागज़ है, वो नोट है, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए जो उसमें लिखा हुआ है, उसका अगर आपके पास है तो बताइए। देखिए राहुल, इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं जो उन्होंने हमें भेजे हैं। हालांकि ये उनका दावा है, ये कोई बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इतिहास में इन सारी चीज़ों का जिक्र है या मध्य प्रदेश सरकार का कोई डॉक्यूमेंट है या किसी भी अधिकृत संस्था का डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये दावा, ये जो हमें जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से, ये हो सकता है कि सिर्फ उनका हो, इसलिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक तरफा लिखी हुई हैं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना बेहतर नहीं समझता, चूँकि इसको वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि वास्तुकला की जो बात हुई है और जो उस जामा मस्जिद का जो डिज़ाइन है, जो बनाया गया है, उसको लेकर यहाँ ये ज़रूर कहा गया है कि मस्जिद की प्रथम मंजिल पर छज्जेदार प्रलिंद है, जिसको आधार प्रदान करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। मीनार के हर पहलू में 4 कोष्ठक, अर्थात एक मंजिल में 32 कोष्ठक हैं। 5वीं प्रलिंद के ऊपर गुंबद है, जिस पर पद्म कोश एवं स्वर्ण कलश शोभित है। स्तंभों की इन क्रमबद्ध रचना से जो आलिंद निर्मित है, उसमें सौंदर्य वृद्धि के लिए स्तंभों के शीर्ष पर धनुषाकार मेहराबों का निर्माण किया गया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कोष्ठकों का प्रयोग क्यों किया गया है और कोष्ठकों का प्रयोग किस जगह किया जाता है, क्या ये इस्लाम धर्म में किया जाता है या हिंदू धर्म में किया जाता है, फिलहाल ये सब जांच का विषय है, ये तथ्य है, कोर्ट वेरीफाई करेगा कि इनके दावे में कितना दम है। लेकिन ये ज़रूर है राहुल कि मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के बाद जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, या यूं कहें पिछले साल 2 साल से लगातार हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसका असर मध्य प्रदेश में हो रहा है और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें यहाँ भी हो रही हैं। तो ज्ञानवापी का विवाद पूरे देश ने देखा। अब ये दावा किया जाता रहा कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है, माफ़ कीजिएगा, एशिया की नहीं, जो भोपाल की जो जामा मस्जिद है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, चौक में है, बाजार के बीचों बीच वो मस्जिद है। और 1832 या 1857 से वो मस्जिद लोगों के लिए खुली हुई है, वहाँ नमाज होती है, और उस पर अब इस तरीके से विवाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होना तो एक नए बवाल को जन्म दे रहा है। तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा स्थितियां संवेदनशील हो सकती हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को ज़रूर कुछ कदम उठाने होंगे
मध्य प्रदेश सरकार को एहतियात बरतनी होगी और खासकर ये संस्कृति बचाओ मंच के जो दावे हैं इन पर भी चूंकि उनकी मांग है। सही बात आप कह रहे हैं कि ये संस्कृति बचाओ मंच का दावा है, ना तो अभी कोर्ट में ये मामला गया है। एक जीवनी के आधार पर, उस जीवनी में एक कोर्ट के आधार का जिक्र करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद में शिवलिंग है, पुराना प्राचीन शिव मंदिर था, यह दावा किया जा रहा है। इसके पास अभी कोई फैक्ट नहीं है, ना तो पुरातत्व सर्वेक्षण की कोई टीम आई, हालांकि वो इस बात की मांग जरूर कर रहे हैं। यही हमारे संवाददाता नवीन बता रहे हैं, जो उन्होंने उनसे जानकारी इकट्ठा की है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। चंद्रशेखर तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर जी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, मध्य प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है, उसका आधार क्या है? देखिए, ये बेगम इदरीस जो थी, ये 8वीं शासिका थी यहाँ की, भोपाल की। और बेगम जो शासिका थी नवाब कुदसिया बेगम ने 1832 ईस्वी में यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण शुरू कराया था, जो कि 1857 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ था। मस्जिद के निर्माण पर लगभग 5 लाख रुपए का उस समय में खर्च आया था। और वास्तुकला के जामा मस्जिद जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही 4 भाग पद्धति पर आधारित है। 9 मीटर वर्ग ऊंची जगह पर निर्मित है। इस मस्जिद के चारों कोनों पर हुजरे हैं। इसमें 3 दिशाओं में प्रवेश द्वार है, अंदर एक विशाल आंगन। सर, एक मिनट बात सुन लीजिए। हम यहाँ पे जनता इतिहास नहीं जानना चाह रही है, जनता ये जानना चाह रही है कि जो आपने ये उठाया है मुद्दा, वो कहाँ से लिया है, क्या प्रमाण है, क्या तथ्य है, सर वो बता दीजिए। बेगम ने हयात कुदसी, इनकी एक किताब थी जो कि इनने अपने आत्मकथा लिखी है। इसमें इस बात का जिक्र किया है कि जामा मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां हिंदुओं का एक पुराना मंदिर था, जो सभा मंडप के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कोष्टकों में ये भी प्रयोग किया है कि मस्जिद के प्रथम मंजिल पर छज्जेदार प्रलिंद है, जिसको आधार प्रदान करने के लिए कोष्टकों का प्रयोग किया गया है। हम इसी आधार पर ये बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आप तो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, कोई भी किताब लिख देगा, जीवनी लिख देगा, उसके आधार पे हम कुछ कह देंगे। और भी देखिए, ये तो डॉक्यूमेंट्स हमको अदालत में पेश करने हैं ना। संस्कृति बचाओ मंच कल IPL दायर कर रहा है, याचिका दायर कर रहा है। और क्या दायर कर रहे हैं? IPL याचिका हम दायर कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच याचिका दायर कर रहा है इसके लिए कि पुरातत्व विभाग इसका सर्वेक्षण करे, और अगर यहाँ पर मंदिर निकलता है तो वो मंदिर हिंदुओं को सौंपा जाए। ऐसे पूरे देश में कई स्थान हैं जिन्होंने कि आताताइयों ने तोड़कर और उनका निर्माण किया है। ये पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं। नवाब मुगलों ने जो कार्य किया है, हमारे मंदिरों को तोड़कर हीरे जवाहरात तो लूटे गए, उसमें सोना चांदी जो भी गुंबजों में लगा हुआ था वो लूटा गया, और ध्वस्त करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। ये हम सत्यता के साथ कह सकते हैं, शपथ के साथ कह सकते हैं। और बाकी जो बात डॉक्यूमेंट्स की रही, वो डॉक्यूमेंट्स के खुलासे आपके सामने शीघ्र हो जाएंगे। हम पहले पुरातत्व विभाग से मांग करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे पुरातत्व विभाग की टीम को लगाकर और इसका सर्वे कराया जाए। यानी अब आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से ये मांग करेंगे कि इसमें सर्वेक्षण हो, इस बात का ये कह रहे हैं आप? इसलिए हम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, और कोर्ट से हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और इसका सर्वेक्षण जो है पुरातत्व विभाग से किया जाए, और जो भी इतिहास जो लिखा गया है, इतिहास जो निकाला गया है, उस इतिहास के आधार पर अगर इसमें ठीक है, दोनों पक्षों की बात आनी चाहिए। चंद्रशेखर जी, देखिए आपके साथ औकाब सामरी भी जुड़े हैं। औकाब जी, देखिए एक जीवनी का आधार लेकर चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे हैं, वो बेगम इदरीस की कोई जीवनी पढ़े हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये 1832 में बनी और 57 में बन के तैयार हुई। वहाँ पर जिक्र है, उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन शिव मंदिर है। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहाँ से पढ़ लिया, कौन सी किताब पढ़ ली,
या कौन सी किताब देख ली या कौन सी किताब बना ली, ये मुझे नहीं मालूम। पर शिव मंदिर का तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, हम भी भोपाली हैं। जामा मस्जिद भोपाल की जो है वो ऐतिहासिक है, और ऐसा कोई डिस्प्यूटेड मामला ही नहीं है। अब किसी को मशहूर होने के लिए कुछ भी करना है तो कर सकते हैं, कोर्ट में जाना है जाए, लेकिन इससे मध्य प्रदेश का माहौल खराब होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि धूमिल होगी। यहाँ कोई ऐसा डिस्प्यूटेड मामला नहीं, ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं है। हाँ, तो कुछ ना कुछ खुराफात चलती रहती है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, आपने अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया। औकाब शाहमीरी खुर्रम साहब थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और चंद्रशेखर तिवारी ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों का धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की सूचना। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है सूचना। बड़ी खबर इस बीच, मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे, यानी 3 चरणों में चुनाव होंगे पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सूचना जारी की है, यानी 3 फेज में इलेक्शन होंगे। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में इलेक्शन होंगे। निकाय और पंचायत चुनाव का जो इलेक्शन है वो 3 फेज में किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से मांगी है जानकारी। 20 मई तक राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी देने तक को कहा है, यानी बहुत कम वक्त दिया है। 20 मई तक का वक्त दिया है, 2 दिन का वक्त दिया है। 18 तो हो गई, 19 और 20 को जानकारी देनी है, यानी 1 दिन का वक्त दिया है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में इलेक्शन होगा। बड़ी खबर है इस बीच, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है। 3 चरणों में इलेक्शन होगा। सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये तो क्लियर हो गई है स्थिति कि 3 चरणों में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। हमारे दर्शकों को और विस्तार से जानकारी दीजिए इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए राहुल, बिल्कुल 2 दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे, 2 चरणों में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में देखना होगा कि नए सिरे से जो फिर से परिसीमन की जो बात कही जा रही थी 2022 के हिसाब से जो नई नगर पंचायत और नई नगर ग्राम पंचायतें हैं उनमें परिसीमन या फिर आरक्षण लागू करना होगा। ये तमाम विस्तृत रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की निर्वाचन आयोग अध्ययन करेगा उसके बाद ही बताएगा। पर लेकिन आज सभी कलेक्टरों को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी करें और मध्य प्रदेश के अंदर 3 चरणों में चुनाव होंगे और कहां किस चरण में चुनाव होंगे, इसकी जानकारी आज राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों से साझा की है। जिसमें अगर भोपाल संभाग की हम बात करें तो सबसे पहले भोपाल संभाग के अंदर जो प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं उनमें भोपाल, ब्यावरा, राजगढ़, सांची, सिलवानी, सीहोर, वासोदा, विदिशा। इसके अलावा अगर बात करें इंदौर में तो देवपालपुर, महू, बड़वा, महेश्वर, पुनासा, हरसुद, किल्लौद। इसके अलावा दूसरे चरण में राजगढ़ जिले के ही खिलचीपुर, जीरापुर, नसुल्लागंज जो कि सीहोर में आती है, यहाँ पर चुनाव कराए जाने हैं। साथ ही साथ तीसरे चरण की अगर बात करें तो नरसिंहगढ़ जिले के सारंगपुर, उदयपुरा, रायसेन का और बेगमगंज, गैरतगंज, ये भोपाल संभाग और उसके आसपास के पंचायतें हैं जहाँ पर चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग अलग चरणों में कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा एक और जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों से मांगी है। जिला पंचायत के सदस्य, चूंकि ये बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें यह माना गया है कि एक ब्लॉक खंड से अलावा अगर किसी दूसरे ब्लॉक खंड में भी किसी एक जिला पंचायत सदस्य की जो चुनावी क्षेत्र है अगर वो लगता है तो वहां पर किस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे जिससे कि चुनाव में किसी तरह की बाधा न हो। अलग अलग ब्लॉक खंडों के अंदर अगर मतदान कराना है तो वहां पर तैयारियां किस तरीके की हैं, ये एक विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टरों से मांगी गई है और 20 मई तक इस रिपोर्ट को जमा कराने के निर्देश या इसकी जानकारी देने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। राहुल, यानी पंचायत चुनाव 3 चरणों में और नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। आने वाले 4-5 दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मानसून दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समुद्री इलाकों में 2 से 3 दिन में पहुंच सकता है। इस दौरान आंधी तेज बारिश का अनुमान है।
हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। केरल के कई इलाकों में साइक्लोन की वजह से भारी बारिश जारी है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पिछले दिनों जारी किए गए रेड अलर्ट को वापस लेते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना था कि साइक्लोन लक्षद्वीप से केरल की तरफ बढ़ रहा है, इससे राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ज्ञान वापी मामले में वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब कल यानी गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराया जाना चाहिए। सामने की दीवार को साफ करके अच्छे तरीके से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। पूर्व IAS अधिकारी अनिल बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। और इस खबर के साथ ही मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।